स्टूडेंट, दक्षिण भारत के इतिहास के 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले वाकाटक राजवंश का इतिहास पढ़ा था। आज हम लोगों का जो विषय है वो है बादामी के चालुक्य राजवंश। बादामी के चालुक्य राजवंश। बादामी के चालुक्य बादामी के चालुक्य। इस राजवंश ने 5वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण भारत में शासन किया। 5वीं शताब्दी के मध्य से 5वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण भारत में शासन किया। दक्षिण भारत में शासन करने वाले चालुक्यों की कई शाखाएं थी। इसी में से एक शाखा थी जिसने बादामी में अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए इसे बादामी का चालुक्य कहते हैं। बादामी आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं और इस राजवंश ने चालुक्यों की सबसे पहली शाखाओं में से एक थी जिसने कोई राज्य स्थापित किया था, इसलिए इसे पूर्वकालिक पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूर्वकालिक सबसे पहले और पश्चिम यानी कि दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से में अपने राज्य को स्थापित किया। इसे पूर्वकालिक पश्चिमी चालुक्य राजवंश भी कहते हैं। बादामी के चालुक्यों के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत हैं। पहला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय जो इस वंश का सबसे महान शासक है उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इस अभिलेख को लिखा है रविकीर्ति ने। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इसका जो काल है वो है 634 ईस्वी। अभिलेख पर जो सन पड़ा है वो शक संवत में पड़ा है और जब हम ईस्वी सन में से 18 को घटाएंगे तो हमें शक संवत प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक संवत की जो स्थापना की थी वो कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में, यानी ईस्वी सन में अगर हम 78 को घटाएंगे तो हम शक संवत को प्राप्त करेंगे और शक संवत की जो स्थापना की थी कनिष्क ने। अब चूंकि कनिष्क कुषाण है तो इस संवत को शक संवत क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कनिष्क ने इसकी स्थापना की तो इसने संभवतः इसका कोई नाम नहीं दिया और एक दीर्घ काल तक शकों के साथ इसका संबंध रहने के कारण शकों ने इनका प्रयोग किया, इसीलिए इसे शक संवत कहा गया बाद में। ठीक है, तो ब्राह्मी भाषा है इसकी, ब्राह्मी लिपि है इसकी, संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है 634 ईस्वी में। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। इसका रचयिता रविकीर्ति है। दूसरा जो हमारे पास है वो है हैदराबाद का दानपत्र। इसकी जो तिथि है वो है 612 ईस्वी। इसमें भी पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर और सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है। सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है। अगला जो हमारे पास लेख है वो है
महाकूट अभिलेख, जिसकी रचना की थी मंगलेश ने इसकी रचना करवाई और ये करवाई है 602 ईस्वी में। महाकूट अभिलेख इसकी रचना करवाई है गई है 602 ईस्वी में। पुनः मैं बताता हूँ कि जो सन पड़े हैं, जो वहाँ पर तिथियों का जो अंकन हुआ है वो शक संवत में हुआ है। हम लोग उसे ईस्वी सन में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। अगर हम इसका वास्तविक संवत प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसमें से 78 घटाएंगे और हमें शक संवत मिलता चला जाएगा। ठीक है, महाकूट अभिलेख 602 ईस्वी में, और इसका जो रचयिता है वो मंगलेश के काल में इसे रचा गया। और इसमें कीर्तिवर्मा प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है, कि उपलब्धियों का वर्णन है। अगला जो हमारे पास है वो है नेनूर का दानपत्र। पुनः मंगलेश की उपलब्धियां हैं, इसमें मंगलेश की उपलब्धियां हैं। और चौथा है, पांचवा है, क्या है, वातापी या बादामी, आप कहिए, बादामी किले से प्राप्त लेख, जिसमें पुलिकेशिन प्रथम, जो इसका संस्थापक है, पुलिकेशिन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी जो तिथि है वो 543 ईस्वी है। पुनः हम बताते हैं कि तिथि शक संवत में अंकित है, हम लोग कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं ईस्वी सन में। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे हमें बादामी के चालुक्य राज्य के इतिहास का पता चलता है। सबसे पहले ऐहोल अभिलेख है, जिसकी रचना रविकीर्त ने की। संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, 634 ईस्वी इसकी तिथि है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। दूसरा है हैदराबाद का दानपत्र, 612 ईस्वी की तिथि है। पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का इसमें भी वर्णन किया गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा गया है और सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है। तीसरा जो हमारे पास अभिलेख है वो है महाकूट अभिलेख, 602 ईस्वी। इसकी रचना की है मंगलेश ने, इसकी रचना करवाई है। इसमें कीर्तिवर्मा प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथा अभिलेख है नेनूर का दानपत्र, इसमें मंगलेश की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और पांचवा है बादामी किले से प्राप्त लेख, पुलकेशिन प्रथम के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसकी तिथि है 543 ईस्वी पूर्व। अब हमारे पास है कि चालुक्य लोग वास्तव में कौन थे। चालुक्य लोग कौन थे? इस बात में दो तरह के मत प्रचलित हैं। पहला मत कहता है कि चालुक्य संभवतः विदेशी किसी जाति से उत्पन्न हुए थे, और दूसरा मत कहता है नहीं, जो चालुक्य थे उनका जो संबंध है वो किसी स्थानीय कुल या वंश से है। तो हम देखते हैं स्थानीय उत्पत्ति और दूसरा है विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति के सबसे जो प्रबल समर्थक हैं वो B.A. स्मिथ हैं। स्मिथ महोदय का मानना है कि चालुक्यों का जो उदय हुआ वो गुर्जरों की एक शाखा थी, जिसका नाम है चप जाति से, और इसी जाति से इनका उदय हुआ। ठीक है, स्थानीय उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत दिया जाता है वो ये बताते हैं कि जो चालुक्य लोग हैं ये क्षत्रिय कुल के थे, और इन्होंने अपने अभिलेखों में अपने आप को हारीति का वंशज कहा है और मानव्य गोत्रीय कहा है, मानव्य गोत्र से संबंधित बताया है। बाद के अभिलेखों में इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है, हम जो मानते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत मत है कि ये कोई स्थानीय जाति थे जिन्होंने राजत्व प्राप्त किया और फिर अपने आप को पुनः क्षत्रिय घोषित कर दिया। तो हम देखते हैं कि चालुक्य राजवंश हमने देखा उनकी विदेशी उत्पत्ति और उनके स्थानीय उत्पत्ति के संदर्भ में जो विवाद है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं इस वंश की स्थापना।
स्थापना। इस वंश की स्थापना जो की थी वो की थी पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन प्रथम का जो तिथि है वो 534 ईस्वी से 566 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जाता है। इनका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो बादामी के किले से मिला है, जिसमें इन्हें बल्लभेश्वर बादामी के किले का निर्माण करने वाला, बादामी के किले का निर्माण करने वाला तथा अश्वमेध व वाजपेय यज्ञ आयोजित कहा गया है। ठीक है, इससे पहले हमें दो लोगों के नाम मिलते हैं पुलकेशिन प्रथम से पहले, जिनका नाम है, क्या नाम है, एक का नाम है जय सिंह और दूसरा का नाम है रणराग। इनका जो हमें वर्णन मिलता है वो मंगलेश के महाकूट अभिलेख से मिलता है। बाद के अभिलेखों में बताया गया है कि जय सिंह ने कादम्ब राजवंश का विनाश किया, और ये भी बताया गया है कि जय सिंह ने राष्ट्रकूट इंद्र और उसके बाद कृष्ण को भी पराजित किया। हालांकि ये वर्णन अतिरंजित हैं। ये जो मिला है इसका वर्णन मिला है हमें कल्याणी के चालुक्यों के कौहम अभिलेख से, और इसका जो वर्णन हमें मिला है वो मिला है जगदेग मल्ल के दौलताबाद लेख से। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों बहुत सामान्य शासक थे, संभवतः ये स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, और ये लोग कादम्ब राजवंश की अधीनता पहले स्वीकार करते थे। हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में कादम्ब राज कहाँ है, पुलकेशिन का बादामी कहाँ है, और उसके संदर्भ में जो राजनीतिक स्थिति थी वो कहाँ है। तो हम ये मैप बनाते हैं, दक्षिण भारत का ये मैप है संभवतः मान लीजिए, और यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक का जो बीजापुर का क्षेत्र है वहीं पर है बादामी के नीचे यहाँ पर है वनवासी, जहाँ पर प्राचीन कादम्ब राज स्थित था। अब हमने कादम्बों के संदर्भ में पढ़ा था जब हम वाकाटकों को पढ़ रहे थे, और हमने बताया था कि काकुत्स वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह किया था नरेंद्र सेन से, और काकुत्स वर्मा की एक पुत्री का विवाह गुप्तों के साथ भी हुआ था। तो कादम्ब में लोग भी क्या थे, ब्राह्मण थे, और इनका जो एक शक्तिशाली राज्य वो वनवासी में स्थापित था। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कांची का राज्य जो पल्लव शासक ने स्थापित किया, जिसका स्थापन किया था सिंह विष्णु ने, और इसके जो प्रमुख शासक हैं महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। ठीक है, यहाँ पांड्य राज्य है, और ये है मदुरा, पांड्यों की राजधानी। ठीक है, ये है कोंकण का प्रदेश, जिसमें उस समय तक कोंकण के मौर्य लोग शासन करते थे। कोंकण के मौर्य एक अलग शाखा है, इसे मिक्स मत करिएगा मगध के मौर्यों से। इसके अलावा यहाँ पर है व्यंगी का राज्य, जो उस समय विष्णु कुंडिनों के अधीन था। यहाँ है कलिंग, और कलिंग का जो राज्य है उस समय गंगों के अधीन था। ये है दक्षिणी कोशल। ठीक है, तो इस तरह से उस समय की राजनीतिक अवस्था थी। यहीं पर है गुजरात, मालवा और खानदेश का एरिया, जिस पे जो शासन कर रहे थे उस समय कलचुरी बुद्धराज का शासन था, बुद्धराज। तो हम देखेंगे कि पुलकेशिन प्रथम की जो उपलब्धियां हैं उसने संभवतः अपने आप को कदम्बों से स्वतंत्र कर लिया, बादामी के किले का निर्माण कराया। इसके उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और उसको क्या कहा गया है, बल्लभेश्वर कहा गया है, और इस तरह से वह इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के दो लड़के थे,
एक का नाम है कीर्तिवर्मा, कीर्तिवर्मा प्रथम, और दूसरे का नाम है मंगलेश, मंगलेश। तो प्रारंभ में कीर्तिवर्मा, कीर्तिवर्मा वर्मा शासक बना, प्रारंभ में कीर्तिवर्मा शासक बना, और कीर्तिवर्मा का जो काल है वो काल है हमारा 566 ईस्वी से 598 ईस्वी तक। ठीक है, कीर्तिवर्मा ने क्या किया, सबसे पहले तो कादम्बों पर आक्रमण किया, कादम्बों पर आक्रमण किया और वनवासी पर अधिकार कर लिया, वनवासी पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं कि ये मैप में हिस्सा है, कादम्बों पर आक्रमण किया और वनवासी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने नलों को पराजित किया, नलों को पराजित किया। नलों का जो राज है वो है नलवाड़ी में, नलवाड़ी में पड़ता है, जो संभवतः दक्षिण भारत में ही कर्नाटक के आसपास का कुछ एरिया था, वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसने किया कोंकण के मौर्यों पर आक्रमण किया, कोंकण के मौर्यों पर आक्रमण किया और उनकी राजधानी पुरी जीत ली। पुरी का संबंध आजकल के धारापुरी से लगाया जाता है, धारापुरी से लगाया जाता है, और इसे पश्चिमी समुद्र की रानी कहते थे, पश्चिमी समुद्र की रानी कहते थे। इस प्रकार से कीर्तिवर्मा ने क्या किया, बादामी में एक गुहा मंदिर का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया, जो पूरा नहीं हो सका। बादामी में एक गुहा मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया, जो पूरा नहीं हो सका। तो इस तरह के इसने कादम्बों के आक्रमण किया और उसको वनवासी को जीत लिया, नलों को पराजित किया और कोंकण के मौर्यों को पराजित करके उनकी राजधानी पुरी को जीत लिया, और जिसे पश्चिमी समुद्र की रानी कहते थे। इसे क्या कहा गया है, पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, सत्याश्रय आदि उपाधियां इसने धारण की। और इस प्रकार से यह बादामी चालुक्यों का एक बड़ा शासक था, महान शासक था। इसने 556 ईस्वी से लेकर 598 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कीर्तिवर्मा के उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है मंगलेश के महाकूट अभिलेख में, मंगलेश के महाकूट अभिलेख में, जिसमें उसे क्या बताया गया है, उसे बताया गया है अंग बंग, ठीक है, कौशल और इस तरह के कई उत्तरी राज्यों के विषय में वर्णन किया गया है, जो अतिरंजित प्रतीत होता है। संभवतः इसका जो राज्य था वो कर्नाटक और उसके आसपास का जितना प्रदेश था वो लगभग उसके हिस्से में था। अब कीर्तिवर्मा के बाद जो इसका पुत्र है पुलकेशन द्वितीय, वो अभी अल्पायु था, छोटा था। तो इसके बाद इसके पुलकेशन द्वितीय के चाचा मंगलेश ने सत्ता संभाली, और इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है मंगलेश। मंगलेश का जो काल है वो है 598 से 512 ईस्वी, सॉरी 612 ईस्वी, 598 से 612 ईस्वी मंगलेश का काल है। मंगलेश के संदर्भ में जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो क्या है, महाकूट का अभिलेख है, महाकूट का अभिलेख है जो 602 ईस्वी में लिखवाया गया। दूसरा है नेनूर का दानपत्र, नेनूर का दानपत्र। मंगलेश ने क्या किया कि सबसे पहले कलचुरी राज्य पर आक्रमण किया, कलचुरी राज्य पर आक्रमण किया। और कलचुरी राज्य जो था वो गुजरात, मालवा और खान देश के प्रदेशों में था, खान देश के प्रदेशों में स्थित था। ठीक है, इसका जो शासक था उस समय बुधराज, इसने क्या किया, बुधराज को पराजित किया और बुधराज के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में बुधराज ने अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर लिया, स्वतंत्रता स्थापित कर ली, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि मंगलेश ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके राज्य का अतिक्रमण किया। इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में भी, ऐहोल अभिलेख में। मंगलेश ने जो दूसरा सबसे बड़ी विजय की थी वो की थी रेवती द्वीप की,
रेवती द्वीप, जो कि सागर के बीचों बीच में स्थित था, जिसका संबंध आज के गोवा से लगाया जाता है, आज के गोवा से लगाया जाता है। बताया जाता है कि मंगलेश एक विशाल सेना लेकर के रेवती द्वीप पर आक्रमण करता है और उसकी सेना की परछाई से ऐसा लगता है समुद्र में कि वरुण की सेना भी इसके साथ आ गई है। ये बातें हमें नैनूर के दानपत्र में भी प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से इसने रेवती द्वीप पर अधिकार कर लिया। यह द्वीप किसके कब्जे में था? ये कोंकण के मौर्यों के कब्जे में था। हम देखे हैं कि कीर्तिवर्मा ने भी कोंकण के मौर्यों को पराजित किया था। संभवतः इसने कोंकण के मौर्यों को पूरी तरह से जीत लिया और उसके पुरी के अलावा, उसकी राजधानी पुरी के अलावा रेवती द्वीप को भी जीत लिया। मंगलेश ने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की उपाधि धारण की और इसने उस मंदिर को, उस गुहा मंदिर को पूरा करवाया बादामी में, जिसे कीर्तिवर्मा ने प्रारंभ किया था और वहाँ पर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित की। ठीक है, मंगलेश ने और कई सारी उपाधियाँ धारण की, जैसे इसे सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, रणरंग और कई सारे नामों से जाना गया है। ठीक है, लेकिन मंगलेश कोई वैष्णव होते हुए भी कोई कट्टर शासक नहीं था। क्या था? धर्म सहिष्णु था, धर्म सहिष्णु शासक था। और इसने शैव मंदिर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर को दान भी दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंगलेश वैष्णव होते हुए भी धर्म सहिष्णु था और शैवों का भी वो आदर करता था। शैव मंदिरों को उसने दान किया। बादामी में एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाया, उसमें श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई और इसने क्या किया? परम भागवत की उपाधि धारण की, वही उपाधि जो गुप्त शासक धारण किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन लास्ट समय में मंगलेश संभवतः अपने पुत्र को राजगद्दी देना चाहता था, अपने पुत्र को राजगद्दी देना चाहता था। और उधर कीर्तिवर्मा का पुत्र पुलकेशन द्वितीय बड़ा हो चुका था, पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हो चुका था। तो ऐहोल अभिलेख में ये बताया गया है कि मंगलेश अपने लास्ट समय में पतित हो गया, इसलिए उसका संघर्ष हो गया किससे? पुलकेशन द्वितीय से। और लगभग 612 ईस्वी के आसपास पुलकेशन द्वितीय ने मंगलेश को पराजित करके मार डाला, मंगलेश को पराजित करके मार डाला। तो इस प्रकार से मंगलेश जो है मर गया और उसके स्थान पर जो नया शासक आया वो कीर्तिवर्मा का लड़का पुलकेशन द्वितीय आया। 612 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक पुलकेशन द्वितीय इस वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, शुरुआत में इसका अपने चाचा मंगलेश से युद्ध हुआ, उसमें इस राज्य में काफ़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो इसलिए इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर दो स्थानीय सामंतों ने, जिनका नाम है अप्पायिक और गोविंद, ने पुलकेशन के राज्य पर आक्रमण किया। पुलकेशन ने इनके आक्रमणों को क्या कर दिया? भंग कर दिया, विरोध कर दिया और इनके आक्रमणों को समाप्त कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। इसके बाद इसने कादम्बों पर आक्रमण किया और कादम्बों का पूरा विनाश कर दिया और कादम्बों के राज्य को अपने दो सामंतों राजाओं सेंद्रकों, जो कि स्थानीय जाति थी, और दूसरा सेंद्रकों और अलुपों में विभाजित कर दिया। तीसरा जो इसने किया वो काम किया, इसने किया सेंद्रकों और गंगों के विरुद्ध अभियान किया। गंग लोग संभवतः पल्लव राजाओं के सामंत हुआ करते थे। उस समय जो गंग शासक था वो दुर्विनीत था और दुर्विनीति ने क्या किया? पुलकेशन की अधीनता स्वीकार की और पुलकेशन का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि कोंकण के मौर्यों को पराजित किया और उनकी राजधानी पुरी पर अधिकार कर लिया। फिर उसने लाट, मालवा और गुर्जर की विजय की, गुर्जर देश की विजय की। अब लाट, मालवा और गुर्जर देश की विजय की इसी क्रम में संभवतः इसका युद्ध होता है हर्ष से। क्यों? क्योंकि हर्ष का जो लक्ष्य है वो दक्षिण पार करने का लक्ष्य है। हर्ष का जो लक्ष्य है वो दक्षिण पार करने का लक्ष्य है और नर्मदा नदी के पार करके वो दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। इस प्रकार से उसका मुकाबला हुआ हर्ष से।
हर्ष के साथ युद्ध का जो वर्णन है वो ऐहोल अभिलेख में है। इसकी तिथि 634 ईस्वी है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो युद्ध हुआ वो 618 ईस्वी के आसपास कभी हुआ। क्यों? क्योंकि हुएन सांग ये कहता है कि गद्दी प्राप्त करने के बाद लगभग 6 वर्ष तक हर्ष विभिन्न युद्धों में रत रहा और 6 वर्ष तक उसने इस युद्ध को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस प्रकार के मान्यता के पीछे कोई विशेष ठोस कारण नहीं है। संभवतः ये युद्ध 630 के बाद ही लड़ा गया होगा। इसलिए क्योंकि मा त्वानलिन ये कहता है कि हर्ष जो है 618 से लेकर 27 ईस्वी तक कई सारे युद्धों में व्यस्त था। मा त्वानलिन भी एक चीनी लेखक है। मा त्वानलिन भी एक चीनी लेखक है। तो इस प्रकार से हर्ष और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में है, जिसका बड़ा ही अतिरंजित वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि अपार ऐश्वर्यों से पालित, सामंतों के मुकुटमणियों के आभाओं से आच्छादित, युद्ध में हाथियों के मारे जाने से जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को मैंने भय से विगलित कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इसने हर्ष को पराजित किया। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि नहीं, इसने हर्ष को पराजित नहीं किया था, बल्कि क्या हुआ था कि हर्ष के अभियान को ही रोक दिया था और हर्ष को वापस लौटना पड़ा था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये उनके बीच में होने वाला अकेला युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी के आसपास हर्ष ने पुनः दक्षिण भारत पर अभियान किया और कोंगोद एक जगह है, उसकी विजय की। जो भी हो, कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कोई ठोस प्रमाण नहीं कर सकते, लेकिन नर्मदा के आसपास पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिणी अभियान को रोक दिया, जिसकी घोषणा वो करता है ऐहोल अभिलेख से। उसके बाद उसने त्रिमहाराष्ट्रों की विजय की। त्रिमहाराष्ट्रों की विजय की। ये त्रिमहाराष्ट्र कौन है? त्रिमहाराष्ट्र हैं जिसमें 99 गांव आते थे, 99,000 गांव सम्मिलित थे। संभवतः ये महाराष्ट्र के आसपास के कुछ छोटे छोटे राज्य रहे होंगे। हर्ष ने, पुलकेशन ने उनकी विजय की। पुलकेशन ने फिर पूर्वी दक्कन की विजय की, और पूर्वी दक्कन में उस समय 3 राज्य हुआ करते थे। एक था दक्षिणी कोशल, दूसरा जो राज्य था वो था कलिंग, और तीसरा राज्य था वेंगी। ठीक है, दक्षिणी कोशल को इसने पराजित किया और इस अभियान के लिए उसने अपने पुत्र, अपने भाई विष्णुवर्धन को भेजा। और विष्णुवर्धन ने क्या किया? दक्षिणी कोशल को जीता, कलिंग को जीता। कलिंग में उस समय गंगों का शासन था, और उसके बाद उसने वेंगी को जीता, और वेंगी पर विष्णुकुंडिन वंश का शासन था। बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है वो कोलार झील के आसपास है, और युद्ध इतना भयानक था कि झील का रंग पूरी तरह से लाल हो गया। इस प्रकार से वेंगी में इसने अपने भाई को क्या किया? गवर्नर बना दिया। इसी विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य शासन की स्थापना की थी। वेंगी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी, जिसका संस्थापक है विष्णुवर्धन, जो पुलकेशन द्वितीय का भाई है। विष्णुवर्धन, इस वंश ने वेंगी के चालुक्य राज्य की स्थापना की, जिसने 1070 ईस्वी के आसपास तक शासन किया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? इसका जो प्रमुख इसके बाद युद्ध हुआ वो कांची के पल्लवों से हुआ। कांची के पल्लवों से कांची का पल्लव राज्य भी बादामी के चालुक्य राज्य का समकालिक था। इस वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। कांची के पल्लव राज्य का संस्थापक था सिंह विष्णु, और ये लोग भी वैष्णव थे। ठीक है, ये कांची है और कांची का पल्लव का राजवंश है। ठीक है, इस राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु है, और सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु के बाद उसका लड़का महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना, और 600 से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद के समय में क्या हुआ कि पुलकेशन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया, और बताया गया कि महेंद्र वर्मन जो है वो भाग करके कांची के दीवारों के पीछे छिप गया। इस प्रकार से इसने कांची की विजय की, और महेंद्र वर्मन पराजित हुआ। महेंद्र वर्मन पराजित होने के बाद ये क्या हुआ? कांची से वातापी लौट आया। पुनः इसने इस विजय से प्रोत्साहित होकर एक बार पुनः कांची पर आक्रमण किया, और उस समय कांची का जो शासक था वो था नरसिंह वर्मन
प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम का जो काल है वो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी है। इसे नरसिंहवर्मन मामल्य भी कहते हैं। तो जब दोबारा इसने कांची पर आक्रमण किया पुलकेशन द्वितीय ने, तो क्या हुआ कि नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशन को पराजित कर दिया और पुलकेशन के पीठ पर जय शब्द अंकित कर दिया, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद पुलकेशन द्वितीय के राज्य पर पलट करके नरसिंहवर्मन ने आक्रमण किया और वादामी को जीता, नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इस युद्ध में संभवतः पुलकेशन द्वितीय मारा गया। और इस प्रकार से नरसिंहवर्मन ने वादामी कोड, वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली, वातोपी कोंड की उपाधि धारण कर ली। इस प्रकार पुलकेशन द्वितीय पराजित हुआ और पराजित होकर के मारा गया, जिसमें जो मुख्य योगदान है वो नरसिंहवर्मन मामल्य का है, जिसने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। यह पल्लव वंश का संभवतः तीसरा राजा था। और इस प्रकार से पुलकेशन द्वितीय जो एक महान शासक था उसका एक दुखद अंत हुआ।